नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको विद रैशनल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इसकी अप्रोच करिए ताकि इस एमसीक्यू सेशन का फायदा मैक्सिमम पीपल उठा सके और अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ा सके, ताकि हम ये समझते हैं कि बढ़ा हुआ ज्ञान उनको अपने भविष्य को उजियारा करने में महत्वपूर्ण मदद करेगा। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन की। आप लोगों से गुजारिश, अपने आंसर को पुट करिए और अगर गलत होता है तो उसको 2 बार 3 बार पुट करिए, लेकिन जरूर लिखिए। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपका सफलता के मार्ग पर एक एक नया आयाम तक पहुंचाने में ये आपको कॉन्फिडेंस मदद करता है। तो शुरू करते हैं इस एमसीक्यू सेशन की। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्टुसिस। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पर्टुसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। पर्टुसिस, इसका दूसरा नाम है वूफिंग कॉफ। पर्टुसिस का ही दूसरा नाम है वूफिंग कॉफ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है वूफिंग कॉफ का। फर्स्ट दिया हुआ है वेक्टर ट्रांसमिशन, सेकंड है ड्रॉपलेट इंफेक्शन, थर्ड है थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फोर्थ है फीको ओरल रूट। कौन से रूट से पर्टुसिस जो है वो ट्रांसमिट होता है। वी ऑल नो पर्टुसिस जो है वूपिंग कफ, इसका दूसरा नाम है एक्यूट हाईली कंटाजियस डिजीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन। किसका इंफेक्शन है ये, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता है, बोर्डेटेला, बोर्डेटेला पर्टुसिस। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, पूछा हुआ सवाल है कई बार। तो बोर्डेटेला पर्टुसिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक हाईली इंफेक्शियस डिजीज है पर्टुसिस, और वूपिंग कॉफ इसका दूसरा नाम है। और जिस तरीके से सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है कि ये बीमारी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात हो रही है तो किसके थ्रू फैलेगा, ड्रॉपलेट इंफेक्शन से। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी स्प्रेडिंग जो होती है वो ड्रॉपलेट इंफेक्शन से होती है ना। किसी भी ससेप्टिबल होस्ट जो होता है उसको इन्फेक्टेड करती है ये, और सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिली है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, है ना। पर्टुसिस बीमारी जो है इन्फेंट एज में और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यू बनती है। और इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर इंटेंस स्पाज्मोटिक कॉफ होता है। हमने इसको वूपिंग कॉफ इसलिए बोला क्योंकि इसमें इंटेंस स्पाज्मोटिक, स्पाज्म आते हैं कॉफ के, इस तरीके का स्पाज्मोटिक कॉफ इस बीमारी में देखने को मिलता है। तो ये बीमारी है पर्टुसिस, बोर्डेटेला पर्टुसिस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ड्रॉपलेट इंफेक्शन इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। बी बिल्कुल करेक्ट है। टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द मोन्टॉक्स टेस्ट। वी ऑल नो मोन्टॉक्स टेस्ट जो है ये ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट भी कहलाता है। टीबी को डायग्नोस करने में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा कोज एक बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, और उसका डायग्नोस करने के अंदर इस टेस्ट को काम में लिया जाता है। टेस्ट का नाम है मोन्टॉक्स टेस्ट। क्वेश्चन ने पूछा है कि मोन्टॉक्स टेस्ट जो होता है उसकी रीडिंग, उसको मेजरमेंट टाइम कौन सा होता है जब उसको मेजर करते हैं। तो ये टीबी का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इंट्राडर्मल इसको लगाते हैं। प्योर पेरी प्रोटीन डेरिवेटिव जो है, प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी जो है यहाँ पे लगाया जाता है 0.1 ml इंट्राडर्मल, और उस साइट को मॉनिटर किया जाता है आफ्टर, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, 48 टू 72 आवर्स बाद में। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 48 टू 72 आवर्स बाद में उस साइट को मेजर करते हैं और उसके अंदर दो चीजें हो सकती है, एक तो होता है रेडनेस और दूसरा होता है इंड्यूरेशन। एक होता है रेडनेस और दूसरा होता है इंड्यूरेशन। तो इंड्यूरेशन, तो आपको रेडनेस को मॉनिटर नहीं करना है, आपको इंड्यूरेशन, हार्डनेस, जो टफनेस एरिया है उसको मेजर करना है। और वो 10 एक हेल्दी इंडिविजुअल में 10 mm से अगर ज्यादा सरफेस एरिया है इंड्यूरेशन का तो ये पॉजिटिव मोन्टॉक्स टेस्ट माना जाता है। और इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की प्रेजेंस है। ये सिर्फ बैक्टीरिया की प्रेजेंस या अनप्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो मोर देन 10 जो है वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस को बताएगा एक हेल्दी इंडिविजुअल में। अगर इंडिविजुअल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो 5 और 5 से ज्यादा ही पॉजिटिव माना जाता है टेस्ट को। इंड्यूरेशन आपको मेजर करना है, 48 टू 72 आवर्स बाद में इसको मेजर करते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है नेम ऑफ दी ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का क्या नाम है। आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना।
पोलियो वैक्सीन पोलियोमाइलाइटिस नाम की बीमारी को प्रिवेंट करने में मदद करता है। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस से होती है। ये वायरस जो है ओरोफिकल रूट से जाता है, जीआई ट्रैक्ट को सबसे पहले अफेक्ट करता है और वेरी लेस परसेंटेज पीपल जो है उनमें ये अफेक्ट करता है जो है नर्वस सिस्टम को। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसका नाम क्या है? दो तरह का पोलियो वैक्सीन आता है, ओपीवी और आईपीवी, है ना। एक होता है आईपीवी और दूसरा होता है ओपीवी। आईपीवी जो होता है वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होता है और ओपीवी ओरल होता है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो किल्ड टाइप का होता है। कैसा होता है? किल्ड। और इसको इंजेक्शन फॉर्म में लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, इसमें किल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन है। ओपीवी जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो है लाइव पोलियो वैक्सीन होता है, लाइव। तो आईपीवी इंजेक्टेबल किल्ड वैक्सीन होता है और ओपीवी लाइव वैक्सीन होता है। किल्ड वैक्सीन का ही दूसरा नाम है साल्क वैक्सीन। तो ये तो आईपीवी है, साल्क वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। हमें ओरल पोलियो वैक्सीन का पूछा मतलब हमें ओपीवी का पूछा मतलब हमें लाइव का पूछा, मतलब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी, बिल्कुल मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। सेबिन इज द करेक्ट वन। सेबिन जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये लाइव टाइप का होता है, जबकि साल किल टाइप का है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है। जितने भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चे रहते हैं जिसमें एमटीसीटी जो है मैटरनल ट्रांसमिशन ऑफ चाइल्डहुड जो प्रॉब्लम है, जैसे टी ये एचआईवी है, उन बच्चों में हम आईपीवी देते हैं, नॉट ओपीवी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, सैबिन ओरल पोलियो वैक्सीन। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, गुड। द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एक्सेप्ट। कौन सी स्टैंडर्ड टीबी की ड्रग है ना, एक को छोड़कर, ये आपको यहाँ पे पूछा है। स्टैंडर्ड टीबी की ड्रग, स्टैंडर्ड टीबी की ड्रग में फर्स्ट लाइन कैटेगरी की ड्रग आती है और सेकंड लाइन कैटेगरी की ड्रग आती है। फर्स्ट लाइन जो कैटेगरी की ड्रग है, एक हो गया फर्स्ट लाइन और एक हो गया सेकंड लाइन। जो फर्स्ट लाइन है उसमें आती है रिपाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, रिपाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल। देखिएगा आईएनएच, आइसोनियाजाइड। और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी फर्स्ट लाइन कैटेगरी में आती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये फर्स्ट लाइन कैटेगरी में आती है। सेकंड लाइन कैटेगरी के अंदर जो है वहां पे इथियोनामाइड, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, है ना, लियोफ्लॉक्सासिन, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, पास, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पास, ये सेकंड लाइन कैटेगरी में। तो आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये सारी की सारी टीबी की स्टैंडर्ड ड्रग्स है। लेकिन क्लोरोमाइसिन जो है वो टीबी की ड्रग नहीं है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये टीबी की कैटेगरी की ड्रग नहीं है। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, कौन सी टीबी ड्रग नहीं है, यही पूछा गया था। ये फर्स्ट लाइन कैटेगरी की पांचों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। और सेकंड लाइन के अंदर ज्यादातर एंटीबायोटिक्स आते हैं। तो यहां पे पूछा गया था कौन सी नहीं है, तो जवाब क्या बनेगा? ए, क्लोरोमाइसिन। टीबी की ड्रग्स और इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट से संबंधित पूरा अलग से वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। तो बस आप तो जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया वो फटाफट से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो आपकी मर्जी करे या ना करे, लेकिन वास्तव में आपको करना चाहिए, ये मोरालिटी कहती है। आगे लेके चलता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। देखिएगा क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन क्या है? ट्रिपल एंटीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, डीपीटी, टीएबी, बीसीजी, ईसीजी। इजी क्वेश्चन है। तीन एंटीजन एक साथ, तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। वैक्सीन है, वैक्सीन सारे एंटीजन होते हैं, और डीपीटी एक वैक्सीन है और इसमें सारे एंटीजन है ना। टीएबी कुछ नहीं है, टेम्परेचर, एयरवे और ब्रीदिंग। ये नियोनेटल रिससिटेशन की सीक्वेंस है कि पहले हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, फिर एयरवे और फिर ब्रीदिंग को स्टेबल करते हैं। तो ये कोई ट्रिपल एंटीजन नहीं है। बीसीजी सिंगल है ना। इधर ओपी जो है बैसिलस कालमेट गैवरिन, जो कि टीबी की जो है वैक्सीन है, और इसको इंट्राडर्मली लगाते हैं लेफ्ट फोर आर्म के अंदर, अपर आर्म में। और ईसीजी जो है ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने का टेस्ट है। तो बी सी डी तो खोटे जवाब है, डेफिनेटली ए इज द करेक्ट वन, और मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। ट्रिपल एंटीजन पूछा है तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, ट्रिपल एंटीजन डीपीटी वैक्सीन। डेढ़, ढाई और 3.5 महीने की एज पे लगने वाला वैक्सीन। फिर बूस्टर डोज लगती है 16 महीने की उम्र पे। The time interval between infection of suspected person and the appearance of the disease. टाइम इंटरवल पूछा है कब का, इन्फेक्शन होने से लेके डिजीज के साइन सिम्टम अपियर होने तक के बीच का, ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है ना। मतलब
वो इंटरवल जब इन्फेक्शन हुआ और वो जब बीमारी अपियर हुई, उसके बीच का टाइम पीरियड, मतलब एंट्री ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गन इन द होस्ट बॉडी और अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, उस बीच के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया जाता है? इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। इट्स नॉट क्वारंटीन, इट्स नॉट रिकवरी पीरियड, इट्स नॉट आइसोलेशन पीरियड। इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। क्वारंटीन जो होता है, क्वारंटीन, उसमें जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उस पर्सन को हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दूसरे लोगों से सेपरेट कर देते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड होता है, 17 डेज और 15 डेज, उस टाइम पीरियड को क्वारंटीन टाइम पीरियड कहते हैं। जैसा अभी चल रहा है कोरोना के अंदर, ऐसा उन बीमारियों में किया जाता है जिनका इन्फेक्टिविटी जो है वो डिटरमाइंड नहीं है और वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और टेस्ट जब तक नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक ये इंडिविजुअल दूसरों से सेपरेट रहता है। आइसोलेशन जो है वो इन्फेक्शियस डिजीजों में किया जाता है, और आइसोलेशन का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, जबकि क्वारंटीन टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। दोनों ही प्राइमरी प्रिवेंशन के ही तरीके हैं, पर आइसोलेशन जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, और इसमें बीमारी जो है उसका उसकी कम्युनिकेबिलिटी तक ही हम उसको रखते हैं, जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। रिकवरी बहुत लेटर ऑन होती है। रिकवरी पीरियड वो होता है जिसमें बीमारी पूरी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बी, इंक्यूबेशन पीरियड इसको हम बोलते हैं, एंट्री से लेके फर्स्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम आने तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन का रूट क्या है? ओरल, फिको ओरल, इट्स नॉट पोटेंशियल, इज पेरीनेटल, है ना। ये पोटेंशियल नहीं है, पेरीनेटल हम इसको बोल सकते हैं, पेरेंट्रल, सॉरी, पेरेंट्रल, पेरेंट्रल एंड कंटामिनेटेड वाटर, है ना। अगर मैंने इसको पेरेंट्रल कर दिया तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जवाब यही है ना। ये थोड़ा जो है मिस टाइपिंग हो गया, पेरेंट्रल, है ना। ओरल, फिको ओरल एक ही बात है। कंटामिनेटेड वाटर, इससे होता है हेपेटाइटिस ए, जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, दिल्ली एम्स ने पूछा है, इससे होता है हेपेटाइटिस ए, है ना। इन रूट से क्या होता है? हेपेटाइटिस ए। हमें क्या पूछा? हेपेटाइटिस बी, तो किससे होता है? पेरेंट्रल रूट से। बिसाइड्स एंट्रल, इसको बोलते हैं पेरेंट्रल। अदर देन एंट्रल रूट जो होता है वो पेरेंट्रल होता है। इंजेक्टेबल, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, जो इंजेक्टेबल फॉर्म से ट्रांसमिट होता है, ब्लड से, कंटामिनेटेड ब्लड से जो जाता है, वो हेपेटाइटिस बी है ना। एकमात्र हेपेटाइटिस जो कि डीएनए वायरस है, बाकी सारी हेपेटाइटिस जो है आरएनए वायरस है, ये डीएनए वायरस है ना। पेरेंट्रल रूट से होता है। हेपेटाइटिस बी, HBsAg, इसका टेस्ट होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और इसका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी अवेलेबल है, जिसकी डोज जो है 0, 1 मंथ और 6 मंथ पे लगती है। 3 डोज लगती है, 0, 1 मंथ और 6 मंथ, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, पेरेंट्रल। वेरी गुड। वूफिंग कॉफ, अगेन वूफिंग कॉफ, पर्टुसिस इसको हमने बोला, मोस्ट इन्फेक्शियस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ, कौन सी स्टेज के अंदर ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है? वूफिंग कॉफ जो है किस स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है? कैटरल, प्रोक्सिमल, रिकवरी और कन्वलसेंट। वूफिंग कॉफ जो है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा रहता है? 7 से 14 दिन। वूफिंग कॉफ पर्टुसिस 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। बोर्डेटेला पर्टुसिस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कंटाजियस इंफेक्शन है, ड्रॉपलेट से ये फैलता है। 3 स्टेज होती है इसकी, एक स्टेज होती है कैटरल, एक होती है प्रोक्सिमल और एक होती है कॉन्वलसेंट। सवाल ने पूछा है कि कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा ये इंफेक्शियस होती है, फैलती है? तो सबसे पहली और प्राइमरी स्टेज जो होती है वो होती है कैटरल स्टेज। वेरी गुड, कुछ लोगों का जवाब ठीक था, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैटरल स्टेज जो होती है, जो कि फर्स्ट 1 to 2 वीक्स तक लास्ट करती है, 1 से 2 सप्ताह तक, है ना। इनिशियल 1 to 2 वीक्स तक ये लास्ट करती है। ये सबसे ज्यादा इंफेक्शियस पीरियड होता है वूपिंग कॉफ का और पर्टुसिस का, है ना। इसका इनिशियल मैनिफेस्टेशन जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस होते हैं, बच्चे को कॉफ होता है, कोराइजा होता है, रनी नोज होता है, थोड़ा थोड़ा नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस प्रेजेंट रहते हैं वहां पे, है ना। और तो अपर रेस्पिरेटरी के जो भी इन्फेक्शन होता है उस तरीके के सिम्टम वहां पे देखने को मिलते हैं। ये सबसे इन्फेक्शियस पीरियड है। सेकेंड स्टेज में जो बच्चा एडमिट कन्वर्ट होता है, इसे प्रोक्सिमल स्टेज कहलाती है। ये अगले 2 वीक से लेके अगले 6 वीक तक की स्टेज कहलाती है। और इस स्टेज में एपिसोडिक जो है प्रोक्सिमल
वहां पे कॉफ की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इंस्पिरेटरी एक वूप साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको वूपिंग कॉफ कहते हैं। जब बच्चा कॉफ करता है तो उसमें वूप साउंड प्रोड्यूस होती है। बीच बीच में एपनिक और साइनोटिक स्पेल भी आ जाते हैं ड्यू टू द एक्सेस कॉफ, और जो कॉफिंग सिक्रीशंस है वो बहुत ज्यादा थिक और टीनेसियस गाढ़ा टाइप का म्यूकस वहां से निकलता है। और बहुत कभी कभी बच्चे को कॉफ इतना ज्यादा मतलब होता है कि साथ में वॉमिटिंग हो जाती है, अपन कहते हैं कि ये खांसी करते करते अड़ूज जाता है और उसमें उल्टी हो जाती है उसको, है ना। और इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वहां पे बच्चे में देखने को मिलती है। उसको रिपीटेडली जो है थ्रस्ट देखने को मिलती है टंग के ऊपर, है ना। टीथ में अल्सरेशन हो जाता है, फ्रेनुलम जो टंग का एरिया रहता है वहां पे अल्सरेशन बन जाता है। तो ये सबसे मतलब प्रॉब्लमेटिक फेज होती है प्रोक्सिस्मल स्टेज। लेकिन सबसे ज्यादा इंफेक्शियस स्टेज कौन सी थी? कैटरल स्टेज। और लास्ट स्टेज जो होती है वो है कॉन्वल्सेंट स्टेज, जो कि 1 से 4 वीक तक परसिस्ट करती है, और ये एक तरह से रिकवरी फेज के अंदर है। प्रोक्सिज्म जो कॉफ की रहती है, इंटेंसिटी जो कॉफ की रहती है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, और वॉमिटिंग जो है वो लगभग न के बराबर हो जाती है, एपेटाइट अच्छी हो जाती है, जनरल कंडीशन बच्चे की इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बीमारी थी वूपिंग कॉफ या पर्टुसिस, और सबसे ज्यादा इंफेक्शियस पीरियड है कैटरल स्टेज। ए इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। An assessment specific to SAP administration of IV mannitol is, IV mannitol आप किसी मरीज को दे रहे हैं, कौन सा असेसमेंट SAP एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है? मतलब आप IV mannitol दे रहे हैं तो क्या असेसमेंट लगातार ध्यान रखेंगे ताकि मैनिटोल का दुष्प्रभाव, कुप्रभाव बच्चे के ऊपर ना पड़े? मैनिटोल इज ए ऑस्मोटिक डायूरेटिक, हमेशा याद रखिएगा। कौन सी दवाई है ये? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, और ये दवाई जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है इंक्रीज आईसीपी के अंदर। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर की ड्रग ऑफ चॉइस है मैनिटोल। और ये मैनिटोल दवाई जब किसी को देते हैं तो ये क्या कराएगी? डायूरेटिक। और वो दवाई जो डायूरेटिक कराती है डेफिनेटली उसमें यूरिन आउटपुट मेजर करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू असेस ओवरली यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग, ताकि हम जो है पता लगा सके कि इस दवाई का सेफ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें दूसरे इंतजाम काम में लेने पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर है बी, यूरिन आउटपुट ओवरली। वेरी गुड। रोरचस प्रोजेक्शन टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? रोरचस प्रोजेक्शन टेस्ट जो है वो डिजाइन किया गया है किस चीज को मेजर करने के लिए? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है अनकॉन्शियस इंटेंशंस, ड्रीम्स, अनकॉन्शियस डिजायर्स, कॉन्शियस डिजायर्स। रोरचस प्रोजेक्शन टेस्ट, या इसी को हम बोलते हैं रोरचस इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना। इसी टेस्ट का एक और नाम है साहब, क्या नाम है? इंक ब्लॉट, इंक ब्लॉट टेस्ट, इसी का नाम है। ये टेस्ट यूज किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ अनकॉन्शियस इंटेंशन। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये टेस्ट जो है इसमें करते क्या है, एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है ये। उसमें इंक ब्लॉट जो होती है, इंक ब्लॉट यूज करते हैं, और उसको ड्रॉप किया जाता है इंक को एक पेपर के ऊपर ना। उसके बाद में उस पेपर को फोल्ड किया जाता है, आधा फोल्ड कर देते हैं, ताकि एक सिमेट्रिकल इमेज क्रिएट करें, और उससे पता लगाते हैं अनकॉन्शियस इंटेंशन का। तो डेफिनेटली एक अच्छा टेस्ट है अनकॉन्शियस इंटेंशंस का पता लगाने का। साइकोलॉजी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। साइकोपैथोलॉजिकल जो कंडीशन होती है उसको डायग्नोस में मदद करता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर। करेक्ट आंसर है ए, अनकॉन्शियस इंटेंशंस। रोरचस प्रोजेक्टिव टेस्ट या रोरचस इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट यूज करते हैं, इंक को ड्रॉप करते हैं पेपर के ऊपर, पेपर को हाफ फोल्ड कर देते हैं एक सिमेट्रिकल इमेज क्रिएट करके, और टेस्ट किया जाता है। डबल बबल साइन इन द एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एक्सरे के अंदर डबल बबल साइन किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है? डबल बबल, डी 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 डी, याद रखिएगा। ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्शूस्प्रुंग्स डिजीज, ड्यूडिनल अल्ट्रेशिया। मैंने कहा था डी का जवाब भी डी है, ऑप्शन में डी ढूंढ लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। डबल बबल टेस्ट एक्सरे में ड्यूडिनल एट्रेशिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ड्यूडिनल एट्रेशिया का। ड्यूडिनल एट्रेशिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखिएगा, डबल बबल का मतलब है एक बबल स्टोमक वाला बबल, दूसरा बबल ड्यूडिनम वाला बबल। ये ड्यूडिनम कौन सी है? प्रोक्सिस्मल, प्रोक्सिस्मल ड्यूडिनम, है ना। इसके बाद में यहाँ पे कहीं ड्यूडिनम के अंदर एट्रेशिया है, रुकावट है ना। तो जो भी आपने फूड मटेरियल डाला है तो गैसियस शैडो बनेगा, स्टोमक है और ड्यूडिनम के अंदर है वो,
है ना, लेकिन ड्यूडिनम से आगे नहीं जा रहा है। तो 2 बबल दिख रहे हैं, 1 और 2, इसको बोलते हैं, ये सिंगल बबल, ये डबल बबल, ये स्टोमक है, ये ड्यूडिनम है। तो स्टोमक और ड्यूडिनम 2 बबल होते हैं, डबल बबल। ड्यूडिनल एट्रेशिया, डी करेक्ट आंसर है। एट्रेशिया मतलब एब्सेंट ऑफ ओपनिंग, तो ड्यूडिनम की ओपनिंग आगे एब्सेंट है, इसकी वजह से ये मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इसको ड्यूडिनल एट्रेशिया के नाम से जानते हैं। ये बीमारी का नाम है ड्यूडिनल एट्रेशिया, डबल बबल टेस्ट। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन को बोला जाता है ना, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें इसोफेगस की कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन होती है और दोनों के बीच में फिस्टुला होता है, ट्रेकियो और इसोफेगस के बीच में। ये कंजेनिटल एनोमली है जो बच्चों में देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन टाइप होता है प्रोक्सिमल एट्रेशिया, डिस्टल फिस्टुला। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर की मसल की हाइपरट्रोफी की वजह से होता है, जिसकी वजह से स्टोमक के कंटेंट जो है वो खाली नहीं हो पाते ड्यूडिनम में, और ये स्टोमक के कंटेंट बाहर आते हैं फोर्सफुली, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जिसका क्लासिकल और कार्डिनल साइन है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस। और अर्चोस्प्रंग्स डिजीज जो होती है वो एंड पार्ट जो इंटेस्टाइन का रहता है, सिग्मोइड कॉलन, उसके अंदर गैंग्लिया के एब्सेंट होने की वजह से जो है ए गैंग्लियोनिक कंडीशन देखने को मिलती है, और उसकी वजह से कोलन का साइज बड़ा हो जाता है, मेगा कोलन देखने को मिलता है। इस बीमारी को नाम देते हैं हर्चोस्प्रंग्स डिजीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डी, ड्यूडिनल एट्रेशिया। ये ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला नहीं है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में नहीं होता है, अर्चोस्प्रंग्स में नहीं होता है, ये सिर्फ ड्यूडिनल एट्रेशिया में इस तरीके का डबल बबल साइन देखने को मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। The response to hyperstimulation of vagus nerve is, वेगस नर्व के हाइपर स्टिमुलेशन से, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व को बोलते हैं, मिक्स टाइप की नर्व है, और ये एक मेजर पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी के सारे सिस्टम को स्पीड अप करता है, स्लो अप करता है, जीआई सिस्टम को छोड़ के, मतलब जीआई सिस्टम को फास्ट करता है, बाकी सबको स्लो करता है। तो वेगस नर्व अगर ओवर स्टिमुलेट होएगी तो स्केलेटल मसल जो है वो रिलैक्स नहीं होएगी, है ना, टेकिकार्डिया वहां पे नहीं होगा, उल्टा होगा, ब्रेडी हो सकता है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ से वेगस नर्व से संबंध नहीं है, ये ब्रेडी एरिथमियाज करती है। जब भी वेगल हाइपर स्टिमुलेशन होता है ब्रेडी कार्डिया या ब्रेडी एरिथमिया होता है ना, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स देती है, इसलिए बहुत अच्छे कुछ लोगों ने जवाब दिया डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ब्रेडी एरिथमिया बोलो या ब्रेडी कार्डिया बोलो, स्लो हार्ट देखने को मिलेगा वेगल स्टिमुलेशन की वजह से। हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व कॉजेज ब्रेडी एरिथमिया और ब्रेडी कार्डिया, स्लो हार्ट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। द इंट्रिकेट बैलेंस बिटवीन क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसॉल्व, है ना, इंट्रिकेट बैलेंस यहाँ पे पूछा है, क्लॉट के फॉर्मेशन से लेके क्लॉट के डिसॉल्व होने को, उसको क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस, हीमोटोक्रिट, हीमेटोस्टेसिस, हीमेटोपोइसिस। हीमोस्टेसिस, हीमेटोक्रिट, होम्योस्टेसिस, हीमेटोपोइसिस। क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन, फटाफट से जवाब लिखिएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है हीमोस्टेसिस, इसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हीमेटोक्रिट जो है वो आरबीसी के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ये बैलेंस नहीं कहलाता है क्लॉट फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन का। होम्योस्टेसिस जो है वो टेम्परेचर का रेगुलेशन, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल टेम्परेचर को, एनवायरमेंट का रेगुलेशन होम्योस्टेसिस कहलाता है। हीमेटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, है ना, ब्लड सेल का फॉर्मेशन, बोन मैरो से ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन, वो हीमेटोपोइसिस कहलाता है। तो ये अलग अलग कंसेप्ट है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, हीमोस्टेसिस। ड्रग यूज्ड इन रिलीविंग सिम्टम ऑफ मैनियस डिजीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मैनियस डिजीज रिलेटेड टू द ईयर, है ना, ईयर के अंदर वाटर के एक्यूमुलेशन की वजह से होने वाली एज के साथ में बीमारी को नाम देते हैं मैनियस डिजीज। जिसके सिम्टम रिलीव होंगे सब दवाई काम में ले सकते हो, एक को छोड़ के, कौन सी दवाई का यूज मैनियस डिजीज में नहीं होता है। तो हमने बोला वहां पे वाटर का एक्यूमुलेशन होता है और उसकी वजह से मरीज को जो है थोड़ा गिड्डीनेस और डिजीनेस रहता है, चक्कर रहता है, तो एंटी एमेटिक वोमिटिंग वहां की संभावना रहती है, ये यूज करते हैं। डायूरेटिक वहां पे काम में लेते हैं क्योंकि एडिमा को रिलीव डायूरेटिक कराएगा, और डाइजेपाम देते हैं, सेडेटिव एजेंट है, अगर आदमी सो जाएगा तो चक्कर आने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स है। तो ए, सी और डी यहाँ पे खोटे जवाब है, क्योंकि ये तीनों ही दवाई काम में ली जाती है मैनियर्स के सिम्टम को रिलीव करने के अंदर। बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ये दवाई काम में नहीं ली जाती है। मैनियस डिजीज में एट्रोपिन देने पे इसके सिम्टम और वर्स्ट हो जाएंगे, हमें एट्रोपिन वहां पे काम में
नहीं लेना होता है, लेते भी नहीं है। तो एट्रोपिन को छोड़ के बाकी सारी दवाई जो है वो मैनियर्स का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एंटीएमेटिक, डाययूरेटिक और डाइजेपाम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। A nurse need to check the most important parameter if person is an magnesium sulfate therapy। एक मरीज है जिसको MgSO4 थेरेपी चल रही है, मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी, MgSO4 थेरेपी ये चल रही है। क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप असेस करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी पे? यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर, रेस्पिरेशन मोर देन 12 पर मिनट, प्रेजेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स और ब्लड प्रेशर लेस देन 140/90। चारों ही असेसमेंट मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में सोच समझ के जवाब देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर, जब भी जिंदगी में ये वर्ड लगता है तो हमारे जीने के लिए क्या जरूरी है वो इंपॉर्टेंट बात है। और हम हमेशा पढ़ते हैं सांस है तो आस है कि नहीं है? तो अगर सांस है तो आस है, और आस है जिंदगी की आस है, तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 12 से ज्यादा होना ही होना चाहिए। अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी की टॉक्सिसिटी हो रही है, सांस रुक जाएगी, तुरंत इंतजाम करने पड़ेंगे। तो रेस्पिरेशन मोर देन 12 पर मिनट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बाकी तीनों को छोड़ के। हालांकि चारों ही असेसमेंट का हिस्सा है, लेकिन याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा बी। कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुछ लोगों ने रिफ्लेक्स को जवाब दिया, कुछ ने यूरिन आउटपुट, लेकिन ये जवाब मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में नहीं आएंगे। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेस्पिरेशन मोर देन 12 पर मिनट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑल आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट सारी की सारी है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, सारी है एक को छोड़ के। टीसीएच ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट फर्स्ट कैटेगरी लिखा हुआ है। एसएसआरआई सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर और थायाजाइड। तो देखिएगा ये तीनों की तीनों एंटी डिप्रेशन कैटेगरी की दवाई है ना, टीसीएस, एसएसआरआई और मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये एंटी डिप्रेशन कैटेगरी में आती है। थायाजाइड जो है एक डाययूरेटिक कैटेगरी की दवाई है, ये एंटी डिप्रेशन नहीं है। कौन सी कैटेगरी है? डाययूरेटिक्स। तो ये डाययूरेटिक्स में आएगी, ये एंटी डिप्रेशन तो है ही नहीं। तो ए, बी और सी यहाँ तीन एंटी डिप्रेसेंट है, डी नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर डी बनेगा। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, कौन सी नहीं है यही पूछा गया था। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, इट्स थायाजाइड, वेरी गुड। Which health center is considered as the first referral unit? कौन सा हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट, FFRU, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है ना, फर्स्ट रेफरल यूनिट FRUS है ना, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स किसको मानते हैं? सब सेंटर, PHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC। गुड, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। CHC है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फर्स्ट रेफरल यूनिट मानते हैं हमेशा CHC को। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फर्स्ट रेफरल यूनिट इज CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मॉनिटर्ड बाय IOP। इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मली होता है 8 to 21 mm ऑफ Hg, ये नॉर्मल IOP है। इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लेंगे? ऑप्शन है टोनोमीटर, मैनोमीटर, ओक्यूलोमीटर, पेरीमीटर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, 8 to 21 mm ऑफ Hg। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो प्रेशर वाली बीमारी, ग्लाउकोमा, आई की एक बीमारी हो जाती है ग्लाउकोमा है ना, जब प्रेशर 21 से ज्यादा हो जाता है। इसलिए IOP 21 से कम रहना चाहिए। इसको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट बहुत बढ़िया, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, टोनोमीटर से इसको मेजर करते हैं। टोनोमीटर इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैनोमीटर से BP, स्पिग्नोमैनोमीटर, BP मेजर करते हैं। ओक्यूलोमोटर नर्व है, थर्ड क्रेनियल नर्व जो है मोटर नर्व है, आई बॉल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, ये ओक्यूलोमोटर नर्व है। पेरीमीटर का मतलब होता है कोई एक डिजाइन बनाना जिसमें जो है वहां पे जो है प्रेजेंस होती है उसकी भुजाएं, जैसे हम पढ़ते हैं चतुर्भुज त्रिभुज, उसमें भुजाएं प्रेजेंट है, उसको पेरीमेट्री बोल रहे हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका संबंध मेजरमेंट से नहीं है इंट्राओक्यूलर प्रेशर के। तो बी, सी और डी खोटे जवाब है, करेक्ट आंसर डेफिनेटली ए बनेगा, इट्स टोनोमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो और इस चैनल को पहुंचाने में मदद करें। अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे
तो डेफिनेटली उन सब लोगों को ये मटेरियल काम आएगा और आप उनकी खुशी का कारण बनेंगे। देखिए आप सुनते रोज है लेकिन करते नहीं है, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि करने से ही चीजें होती है ना। और अपनी मोरालिटी अपने पास में होती है, आपके करने या नहीं करने से, आपके नहीं करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके करने से बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। तो मोरालिटी रखिए, आप अपनी एक जिम्मेदारी समझिए, एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक अपने आप को समझते हुए एक जिम्मेदारी के साथ में, अपने कर्तव्य के साथ में हर उस साथी तक इस लेक्चर को, इस कंटेंट को पहुंचाएं, ताकि हमारी ये जो मेहनत है वो तभी सक्सेस हो पाएगी जब मैक्सिमम लोग इस कंटेंट को पढ़ेंगे। और यही हमारी कोशिश है, मैक्सिमम लोग इस कंटेंट को पढ़े। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।